जोहार, नमस्कार। चुनाव की घड़ी आ गई है। कुछ घंटे बाकी बचे हैं और झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पे चुनाव शुरू हो जाएंगे। 15 जिलों में चुनाव होने हैं। 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। 500 सीटें तो माफ़ किया, 500 विधायक का चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, 500 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनमें 159 दागी उम्मीदवार इस बार उतरे हैं और सबसे ज़्यादा निर्दलीय हैं जो दागदार हैं और उतरे हैं। तो इन विषयों पे आज भी बात नहीं करेंगे। आज की बात जो हमारी होगी कि 15 जिलों की जिन 43 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है, उसके लिए आनंद जी एक बार फिर से हमारे न्यूज़ रूम में हैं और न्यूज़ रूम से आप जो भी सवाल चाहें इन 43 विधानसभा सीटों के बारे में, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हॉट सीट के बारे में जानना चाहते हो, आप कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हो। और ये चुनाव में खास बात यह है ना कि कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के परिजन चुनाव लड़ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। पाला बदल भी बहुत हुआ है। तो आनंद जी, आपको सवाल भी बहुत दिलचस्प मिलेंगे आज न्यूज़ रूम से और उनका उम्मीद है कि जवाब आप जिस अंदाज में देते रहे हैं लोगों को अपने जवाब से संतुष्ट करेंगे। तो अगर आप लोग, हमारे दर्शकों को भी अगर कोई सवाल पूछना है तो वो भी आनंद जी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल डाल सकते हैं। आनंद मोहन जी उसका भी जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आनंद जी, ओवर टू यू। न्यूज़ रूम आपके हवाले, सवाल उधर से, जवाब आपके। चलिए, स्वागत है। आनंद जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि इन 43 विधानसभा सीटों पर अब तक का ट्रेंड क्या रहा है, क्योंकि हर बार हर सीट का अलग ट्रेंड रहता है, लेकिन अब तक मतलब हर चुनाव में इन 43 विधानसभा सीटों का ट्रेंड क्या रहा है अब तक? देखिए राजलक्ष्मी जी, आपका सवाल बहुत ही मौजूद है, बहुत अहम सवाल है। एक तो ये है कि 43 सीट पर जो पहले फेज का चुनाव है झारखंड में, ये सत्ता की सीढ़ी तैयार करेगा। जिस दल ने भी अगर अच्छा प्रदर्शन किया, ये स्टेप्स होगा आपको सत्ता की चाबी देने के लिए। और इन 43 सीटों में जिसने जब अच्छा किया है उसकी सरकार बनी है। जैसे पिछले चुनाव में जेएमएम ने सबसे बेहतर प्रदर्शन इस 43 सीटों में 17 सीटें जीती थी, तो उसकी सरकार बन गई। दूसरा ये है कि ये आपने पूछा कि ट्रेंड क्या रहा है, तो राजगठ, आपका स्वाभाविक तौर पर यह सवाल होगा कि राज बनने के बाद इन सीटों पर क्या हुआ, तस्वीर किस तरह की राजनीतिक तस्वीर उभर करके सामने आई। तो मैं बताऊं कि जैसे 2005 में जो पहला चुनाव हुआ, तो इन 43 सीटों में भाजपा ने 15 सीटें हासिल की। 2009 में 16 सीटें भाजपा को मिली। 2014 में 19 सीटें मिली। मतलब 2014 में जिसमें भाजपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, सरकार बनी। तो आप समझ लो कि 2014 में इन 43 में भाजपा ने 19 लाया और जेएमएम ने वही 2019 के जो चुनाव हुआ जिसमें जेएमएम की सरकार बनी 2019 वाली, तो जेएमएम ने 17 सीट लाया। तो एक तरह से आपकी चीजें क्लियर है कि अगर जो यहाँ मार्जिन लेके आएगा वो झारखंड के सत्ता पे सत्तासीन होगा। एक तो ये चीजें हैं। दूसरा कि अगर टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब प्रदर्शन जो है जेएमएम का इन सीटों पर 2009 में था। 5 सीट महज जीत पाया था जेएमएम। 2005 में जेएमएम ने 7 सीटें जीती थी। इस 43 सीट की मैं बात कर रहा हूँ। और 2014 में 9 सीटें जीती और 2019 में जैसा मैंने बताया 17 सीटें जीती। तो एक तो ये है। भाजपा का जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा इन 43 सीटों में, वो पिछले चुनाव में रहा। वो 13 सीट जीत पाई। मतलब फिर भी भाजपा ने ठीक किया, एक एवरेज, हाँ, एवरेज का भाजपा का वो मेंटेन किया। अब आ जाइए कांग्रेस की, जो कांग्रेस एक अहम अलायंस है इस गठबंधन का। तो वो क्या करता रहा है, तो वो कांग्रेस ने इन 43 सीटों पर कभी भी 2.5 का अंक नहीं छुआ है। वो 10 सीट रिकॉर्ड रहा है। हाँ, ये पूरे पिछले 4 चुनाव का अगर आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड रहा है इनका, कांग्रेस का। कांग्रेस का जो सबसे स्प्लेंडेड, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा पिछले चुनाव में, कांग्रेस 8 सीट 43 सीटों में लेकर के आई, तो सरकार बनी। तो स्वाभाविक तरह कि जो खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे इस 43 मामले में, उनकी सरकार बनी। कांग्रेस 2005 में 6 सीट जीत पाई थी मात्र। 2009 में 7 सीट जीती। 2014 में 3 सीट जीती। 2014 सबसे खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। एक तो एक मामला हो गया। दूसरा ये है कि पिछले बार आजसू का और भाजपा का अलायंस नहीं था। अब ये जानना बहुत जरूरी है, इस चुनाव के लिए अहम है कि अगर इस बार आजसू और भाजपा का चुनाव है
अलायंस है, तो इस अलायंस में आसू को किन सीटों पर कमाल करना होगा। तो एक आसू इसमें 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हाँ। जो 43 है, उसमें जुगसलाई है, ईचागढ़ है, मनोहरपुर है, लोहरदगा है। तो स्वाभाविक तौर पर एनडीए को अच्छा करने के लिए आसू को भी एक वेल परफॉर्म होना पड़ेगा, चूंकि अलायंस में है, और इधर कांग्रेस को भी होना पड़ेगा। और जेएमएम और भाजपा का तो आप देख रही है कि ऑन एन एवरेज प्रदर्शन इस 43 सीट पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि तस्वीर रही है, ट्रेंड रही है, और अब चूंकि सारा कुछ मतदाताओं के हाथ में है, थोड़ी ही वक्त का समय है, कल तक सारी चीजें होगी, अब उनके हाथों में है क्या करना नहीं करना, लेकिन पार्टियों का प्रदर्शन ओवरऑल यही यानी कि कुल मिलाकर जो पहले फेज में बेहतर प्रदर्शन करेगा या सत्ता उसके लिए उसके ही हाथ में रास्ता जाएगी। निकलता है सत्ता तक। धन्यवाद आनंद जी। आनंद जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि कल जिन 43 सीटों पर चुनाव होना है उसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ी हॉट सीट कौन सी है जिस पर पूरी झारखंड की जनता की कड़ी नज़र है? देखिए, जो ये 43 सीट है उसमें सबसे हॉट सीट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का है। इसलिए ये हॉट हो गया, अगर चंपई सोरेन जेएमएम से चुनाव लड़ते तो शायद उतना तपिश राजनीति में ना होता, लेकिन वो चूंकि भाजपा चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे, तो अब उन्होंने जब भाजपा का दामन थाम लिया तो इस सीट पर सबकी नज़र होगी। और जैसा आप स्क्रीन पर देख भी रही हैं कि ये जो सरायकेला है जहाँ से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2005 से लगातार जीतते रहे हैं, तो 4 बार के विधायक हैं वहाँ से, और बहुत मजबूत खूटा हुआ करते थे जेएमएम का, जिसको भाजपा ने हिला दिया, और अब ये भाजपा से वहाँ उम्मीदवार हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो इनके खिलाफ भाजपा से लड़ा करते थे गणेश महली, वो जेएमएम आ गए हैं, तो दोनों खिलाड़ी बदल गए हैं। गोल पोस्ट में अब गोल कौन मारेगा इस पर सबकी नजर होगी। सरायकेला बहुत ही हॉट सीट हो गया। दूसरा, अगर आप इस पूरे 43 सीटों में देखेंगे तो 3 से 4 मंत्री, जो मुझे याद आ रहा है, 3 मंत्रियों का चुनाव होना है। एक बन्ना गुप्ता का होना है, रामेश्वर उरांव का होना है, दीपक बिरुआ का होना है। तो इन सीटों पर भी नजर रहेगी, इंडिया अलायंस के 3 मंत्रियों का क्या होगा। दूसरा, इसी के बगल में घाटशिला है, घाटशिला का जो कंस्टिट्यूंसी है, वहां से चंपई के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, चंपई सोरेन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल सोरेन। तो वो सीट भी बहुत अहम होगी, क्योंकि घाटशिला से एक्टिंग विधायक रामदास सोरेन और मंत्री भी हैं जेएमएम के अंदर। तो ऐसे कुछ चंद सीटें हैं जो 43 सीटों में चुनावी रोमांच काफी बढ़ा रहा है, और जिस पर सबकी नजर होगी, और सरायकेला का सीट सबसे हॉट सीट होगा। आनंद जी, मेरा सवाल ये है कि आजसू इन 43 सीटों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और उनकी जमीन पर कितनी मजबूती दिखती है फिलहाल में। और दूसरा सवाल ये है कि एक हमारा सीट है जहां पर से मैं बिलोंग करता हूं, बिशुनपुर विधानसभा की सीट, वहां पर से चमरा लिंडा लगातार 3 बार के विधायक हैं। उनके स्वाभाविक से बात है, इतने लंबे समय तक विधायक रहने के बाद हर एक एंटी इनकम्बेंसी आती है, उनके लिए यह चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, यह सवाल रहे। देखिए, पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि आसू जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत आसू के लिए बहुत अहम है एनडीए के गठबंधन के अंदर प्रदर्शन करना। तो ये आसू के जो सीटें पर चुनाव इस 43 में हो रहे हैं, उसमें जुगसलाई है, रामचंद्र सहीस वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पूर्व मंत्री भी रहे थे। उसके ईचागढ़ है, मनोहरपुर कुल्हान का एक सीट है, जहां से आसू को भाजपा ने गठबंधन में जगह दी है। एक सीट कुल्हान से मनोहरपुर ही दिया है, तो मनोहरपुर भी बहुत साख वाली सीट हो जाती है आसू के लिए। अगर कुल्हान जैसे जगह में आसू को इंटर करना है तो मनोहरपुर में उस चुनौती को पार करना पड़ेगा। दूसरी सीट है लोहरदगा में आसू के सामने रामेश्वर उरांव मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जो नीरू शांति भगत है, उनके खिलाफ रामेश्वर उरांव है। बड़े कद के नेता है कांग्रेस के अंदर, तो आसू के यहाँ बहुत मेहनत की जरूरत है, चुनौती भरी सीट है ये आसू के लिए। और इन जो 4 आसू को जो सीटें हैं, उस पर आसू अगर वेल परफॉर्म रही, आसू ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो एनडीए के लिए बहुत चीज सुगम हो जाएगा ये चुनाव। दूसरा सवाल जो आपका था बिशुनपुर का, बिशुनपुर का चुनाव इसलिए आपको बताना जरूरी हो जाता है कि आप वहीं के रहने वाले हैं, आपकी उत्सुकता बहुत है वहां के लिए। तो बिशुनपुर में जैसे आपने भी बताया 3 बार के विधायक है चमरा लिंडा, 2009 से जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीते। चमरा लिंडा जेएमएम से जीते रहे, और पिछले 2 चुनाव उन्होंने जेएमएम से जीता, और उसके बाद पिछला 2009 वाला वो निर्दलीय जीते थे। तो निर्दलीय भी जीता और कोई पार्टी थी।
अब अगर चमरालिंडा खुद के वजूद से भी चुनाव लड़ करके अगर जीते हैं उस सीट पर, तो इसका मतलब वो जमीन चमरालिंडा की है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। दूसरी बात यह है कि फिर जेएमएम से 2 बार वो चुनाव लड़े। जी। लेकिन अभी बिशनपुर की लड़ाई रोमांचकारी हो गई है। जी। इसलिए रोमांचकारी हो कि बहुत बड़े कद काठी के नेता जी। भाजपा के समीर उरांव के सामने हैं। जी। तो एक मामला है वहाँ ये है। जी। दूसरा है कि भाजपा का जो अपना एक नैरेटिव इस चुनाव में जो चल रहा है ट्राइबल्स के लिए, उसका फायदा है। जी। और चमरालिंडा के लिए चुनौती होगी। दूसरा एक कैंडिडेट वहां से जगन्नाथ उरांव चुनाव मैदान में है, जिन्होंने उन्होंने भी एक बज क्रिएट कर रखा है वहाँ। उनकी भी जो चीजें हैं, जो उनका भी जो अभियान है, जो उनकी भी गोलबंदी है, जो चीजें जमीन से लोहरदगा से आ रही हैं, तो लग रहा है कि वो भी एक फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो हर सीट हर के लिए चुनौती भरा ही होता है। कोई कितना बड़ा भी कदकाठी का नेता हो तो उसके लिए चुनाव ही होता है। तो चमरालिंडा के लिए भी चुनाव बहुत आसान नहीं है, समीर उरांव के लिए भी बहुत आसान नहीं है। और जो स्पेस बनाने और कोन बनाने की कोशिश जगन्नाथ उरांव कर रहे हैं, उनके लिए भी नई जमीन है। तो मेहनत तीनों को बहुत कड़ी करनी पड़ेगी, तब बिशनपुर का सीट किसी के खाते में जाएगा। जी। नमस्ते आनंद सर। मैं ये पूछ रहा था कि कल होने वाले जो 43 सीटों पर चुनाव है, उसमें कांग्रेस का क्या मतलब, उसमें पिछला उनका कैसा रहा है और इस बार क्या लग रहा है, कितनी मजबूत स्थिति में है? क्योंकि 43 विधानसभा सीटों अगर हम पिछले बार 2019 के चुनाव पर देखें तो 17 जेएमएम के पास थी और 8 कांग्रेस के पास थी इन 43 सीटों में, और बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई थी। तो क्या इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति है पिछले बार की बनिस्बत इस बार? पहले चरण का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। और जैसा मैं बताया कि दहाई भी वो कांग्रेस जो पिछला ट्रैक है इनका, उसमें 10 के भी आंकड़े करीब पार कांग्रेस नहीं कर पाई है। पिछला जो सबसे बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा वो 8 सीटों का रहा। फिर भी वो प्रदर्शन तब के यूपीए को, आज के इंडिया गठबंधन और तब के यूपीए गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा दिया। तो कांग्रेस अगर इन सीटों पर थोड़ा भी गड़बड़ाती है, थोड़ा भी लड़खड़ाती है और थोड़ा भी परफॉर्मेंस गड़बड़ाता है, तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर स्वाभाविक तौर पर पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर, मुझे सही अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है, कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह के इनके स्टैब्लिश नेता के पास जो चुनौती भरा, जैसे बड़का गांव वाला इनका जो सीट है, एकदम पिछला 3-4 चुनाव से वो जीतते आए हैं, लेकिन उन सीटों पर भी जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई है, जैसे वहां से रोशन चौधरी जो आंसू के हुआ करते थे, वो चले गए भाजपा के अंदर। तो एनडीए ने बड़ी धारदार तरीके से हर सीट पर रणनीति अपनी बदल दी है। वो पूरा वो जो गढ़ा हुआ एक किस्म का चुनावी पैटर्न था, उसको भाजपा ने अपने तरीके से और एनडीए ने बदला है। हायर एंड फायर किया है। हायर किया आंसू के कैंडिडेट को, बड़का गांव में परेशानी पड़ रही है, अम्बा पर चुनौती भरा चुनाव है। तो कांग्रेस को हर सीटों पर अपने किले बचाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस का इस 43 सीटों पर एक समय में ऐसा प्रदर्शन भी रहा जब वो 3 सीट लाई 2014 वाले चुनाव में। तो जो सबसे हार्ड जो ये पूरा पठारी इलाका में जो हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत मजबूती से लड़ने वाली बात हो। आनंद जी, बात झारखंड चुनाव की हो और राजधानी रांची की बात ना हो, ये तो अधूरी बात लगती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोड शो करने हमारे रातू रोड आए थे, तो रांची लोकसभा में जितने विधानसभा होते हैं उसमें कितने में अभी मतदान होगा फर्स्ट फेज में, और रांची की क्या स्थिति है, इस पर एक बार प्रकाश डालिए। रांची एक ऐसा सीट है भाजपा के लिए जिसको कहें कि अवैध किला है। वो पार्टियों के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। लगभग 34 सालों से इस पर भाजपा का कब्जा है, 90 से कब्जा है। जब भाजपा का ज्वार उठना शुरू हुआ जो राम मंदिर वाले प्रकरण से, उसमें अगर भाजपा ने देश भर के अंदर कुछ सीटों को एकदम अपनी बहुत मजबूत जमीन बनाई, तो उसमें रांची आता है। तो रांची सीट दूसरों के लिए बहुत चुनौती भरा रहा है। और पिछले 28-30 साल से सीपी सिंह इसको 96 के बाद से चुनौती दे रहे हैं। भाजपा ने फिर उन्हीं पर भरोसा किया, बहुत अटकलें लगी कि रिप्लेसमेंट होगा, ये होगा। महुआ मांझी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। मोदी का रोड शो जैसा आपने बताया हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सीट में कुछ ना कुछ परेशानी होगी। हाँ, तब मोदी जी को आना पड़ा, या उनकी चीज़ें उसी दिशा में चलती है, या सीपी सिंह का जो ये मजबूत जमीन है उसमें चीज़ें क्यों आप
सवाल भी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल का जो चुनावी मार्जिन था वो थोड़ा जेएमएम को एक एज देता है जहां हम लोग बात कर रहे हैं आज, नहीं तो पहले रांची सीटों पर उस तरह की चर्चा भी नहीं होती थी। तो वो एज है, तो वाकई में सीपी सिंह को भी चुनौती है। और जो रांची विधान लोकसभा की जो बात किया, उसमें रांची में अभी जो चुनाव होने हैं उसमें कांके हो रहा है, हटिया हो रहा है, और ये रांची की सीटें 3 सीटों पर चुनाव होने। सिल्ली में बाद में चुनाव होगा, खिजरी में बाद में चुनाव होगा, तमाड़ सीट में भी शायद चुनाव है ना, तमाड़ में भी, तो 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें सबसे जो आपका सवाल है, इसमें सबसे हॉट सीट्स यही रहेगी कि जो सबसे पढ़ने वाला लड़का है कौन है, उसको भी तो देखा जाता है, तो वही है रिजल्ट जिसका सबसे ओरिएंटेड है, तो टेस्टेड ओरिएंटेड है, लेकिन मतलब चुनौती भाजपा के लिए है। देखिए ये सीट शुरू में कयास लगाई जा रही थी कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन राज्यसभा महुआ माझी जो है राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको वहां से बुला करके यहाँ चुनाव लड़ाना कहीं ना कहीं ये जेएमएम को ये आत्मविश्वास होगा या इंडिया गठबंधन को आत्मविश्वास होगा, हो सकता है सीपी सिंह से यह इस सीट को छीनने के लिए यदि मजबूत उम्मीदवार हैं तो महुआ माझी ही है। वो चूंकि पिछला प्रदर्शन उनका अच्छा था, 5,000 से 4,000 4,500 5,000 के मार्जिन से वो चुनाव हारी थी, तो बीजेपी को जेएमएम को लग रहा है कि वो फिनिशिंग लाइन तक रांची जैसे सीट पर आ गया है, तो वो थोड़ा सा और तेज दौड़े तो फिनिश कर सकते हैं। लगता है वही मामला होगा महुआ माझी का। और कांग्रेस की कोशिश इसलिए रही कि वाकई में जो राजधानी की सीट होती है थोड़ी नाक वाली सीट होती है, वो थोड़ा साख वाली सीट होती है, तो कांग्रेस चाह रही थी कि ये सीट उसको मिले, लेकिन जो पिछला परफॉर्मेंस था तो उसमें जेएमएम कतई तैयार नहीं। और चूंकि आप बोल रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य होने के बाद भी क्यों उतरा, तो महुआ माझी पर ही भरोसा कर सकती थी जब जेएमएम के पास कोई नया चेहरा महुआ माझी के अलावा नहीं था जो पिछले चुनाव में कुछ बेहतर किया हो, तो स्वाभाविक तौर पर। आनंद जी, हमारा एक सवाल है, कल 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, झारखंड विधानसभा के पहले चरण का मतदान। क्या इस बार का चुनाव टफ है? वजह यह है कि सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि यदि एनडीए को ये चुनाव आसान लगता तो प्रधानमंत्री और तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनको चुनावी मैदान में आकर के प्रचार नहीं करना पड़ता। वहीं जेएमएम अपनी जिस रफ्तार से चल रहा था उसी रफ्तार से चुनाव प्रचार कर रहा है, तो क्या यह चुनाव एनडीए के लिए टफ लग रहा है? देखिए, आपका जो सवाल है उसमें कि मतलब फोकस ये है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना पड़ा या आ रहे हैं प्रचार के लिए। देखिए, भाजपा की अपनी रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े चेहरा हैं, भाजपा के स्टार कैंपेनर हैं, वोट उनके नाम पर ही मांगे जाते हैं। देखिए, यहाँ कोई किसी के नेतृत्व में तो चुनाव भाजपा लड़ नहीं रही है, भाजपा चुनाव लड़ रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो कैंपेन मास्टर हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो आते ही हैं। और आप देखेंगे कि एक छोटा 2-3-4 सीटों का उपचुनाव भी होगा तो वो उन जगहों पर भी जाते हैं। तो भाजपा के जो भी बड़े चेहरे हैं वो चुनाव कैंपेन में हैं। योगी उनके स्टार कैंपेनर हैं, हिमंता बिस्वा सर्मा उनके स्टार कैंपेनर हैं, अमित शाह हैं बड़े। तो भाजपा किसी भी मैदान को उस तरह के लिए विरोधियों के लिए खुला नहीं छोड़ती है। और अभी भाजपा का कैंपेन बड़ा एग्रेसिव है, किसी भी चुनाव, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है, तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो और इनकी चुनावी तैयारियां बहुत पहले से होती है, रैलियां बहुत पहले से तय होती है। नरेंद्र मोदी ही लोकसभा के विधानसभा चुनाव से पहले आकर के चीजें करके यहाँ से गए, सभाएं करके गए, तो अलग अलग चीजें। और दूसरी बात ये आपने ये कही कि एनडीए क्या टफ है एनडीए के लिए, इसलिए इतना सारा चीजें हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर है कि 5 साल यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार चली, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो टफ ही था, तभी तो पिछले बार भाजपा लूज कर गई। ये मामला है ना। तो अब भाजपा को अगर जीतना है तो भाजपा के लिए चुनाव आसान नहीं है, और न इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव आसान है। चुनाव वाकई में आसान होता ही नहीं किसी के लिए। तो अंडर करंट क्या है, चीजें क्या चल रही है, आपके नैरेटिव्स में कितना दम, ये सारे चीजें मिला करके चुनाव लड़ी जाती हैं। और वोटर का मिजाज क्या है, तो कोई भी पार्टी किसी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ रही है, चाहे इंडिया। और जहां तक आपने कहा कि जेएमएम अपनी उसी रफ्तार पर है, जेएमएम के तो जेएमएम के पास जो चेहरा है, जिस चेहरा के बल पर पिछले बार भी चुनाव लड़े, हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है, तो आज चुनाव में है हेमंत सोरेन। अब नया चेहरा एक उनको मिला है, कल्पना सोरेन है इनके साथ, उनकी एक अपनी भीड़ है, उनका एक अपना अंदाज है कैंपेन का। तो जो भी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां, ये तो नेशनल, अब कांग्रेस के पास जो कैंपेनर हैं राहुल गांधी है, उनको बुलाया रहा है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आके चले गए।
तो पार्टियां तो अपनी ताकत झोंकती ही हैं और जो चेहरे होते हैं उनको लेकर आती हैं। एक दूसरा सवाल है, इस चुनाव के दौरान हमने जो देखा सुना और जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं वह ये कि एनडीए की ओर से जितने भी प्रचार किए गए वो विधानसभा चुनाव के लिहाज से या झारखंड में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बदौलत प्रचार नहीं किए गए, और जितने भी प्रचार किए गए वो केंद्रीय सरकार में जो योजनाएं हैं उनके आधार पर प्रचार किया गया। क्या झारखंड में मुद्दे नहीं हैं? क्या झारखंड में स्थानीयता की नीति नहीं है? क्या झारखंड में रोजगार का मुद्दा नहीं है? आखिर एनडीए को केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, इसका तो एक है ना कि ये 5 साल तो इनके शासन था नहीं, तो इनके पास कोई काम गिनाने के लिए तो था नहीं ना। इंडिया के पास कोई शासन में तो थे नहीं, तो उनके पास कोई झारखंड काम वो जो केंद्र सरकार ने झारखंड को दिया है। देखिए, इस चुनाव में 2 बातें आई। 1,36,000 करोड़ मांग रहा है ये सरकार, सरकार मांग रही है 1,36,000 करोड़। ये डायरेक्टिव्स है जेएमएम की तरफ से कि मेरा बकाया है, जो अलग अलग रॉयल्टी और इन चीजों में बकाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसका जवाब दे रहे हैं कि हमने आपको 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया है पिछले 10 सालों में, और वो गिना रहे हैं 84 लाख करोड़ की कितना है, 80 लाख। तो अब क्या है कि भाजपा के पास गिनाने के लिए केंद्र की योजनाएं ना है, क्योंकि सरकार तो उनके केंद्र में चल रही है, तो मोदी की जो योजना है उसको वो गिना रहे हैं, और ये हेमंत सोरेन अपने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सवाल तो यही है, और इसी दोनों के बीच में चुनाव चल रहा है। आनंद जी, आखिरी सवाल शुरुआत मैंने की थी, मुझे लगता है खत्म ही मैं ही कर रही हूँ। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि मैं जमशेदपुर से आती हूँ, तो पूर्वी और पश्चिमी का जो मसला है वो अभी भी मेरे मन में है कि इस बार पूर्वी और पश्चिमी का क्या समीकरण रहने वाला है, क्योंकि प्रत्याशी जो है वो पूर्वी में तो नए प्रत्याशी है, 2 नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पश्चिमी में वो जो लड़ाई चल रही थी पिछले बार वो देखने को नहीं मिली। लेकिन इससे पहले लगातार देख ले तो सरयू राय बन्ना गुप्ता, तो वो लड़ाई एक बार फिर से वहाँ पर कायम है। लेकिन पूर्वी में जो है वो ट्रेंड बदला है, क्या लग रहा है, क्या वहाँ पे समीकरण बन रहा है इस बार? आप तो जमशेदपुर का ग्राउंड रिपोर्ट भी करके आई जी। मेरा ही सवाल आपसे है कि आपने क्या देखा, पहले ये बताइए। आप तो बहुत लंबे, कितने दिन, 3-4-5 दिन आप तो पूरे घूमे। और मैंने देखा तो हवा तो सारी ओर बह रही है, लोगों का अलग अलग मत है, लोगों का अलग अलग मानना है, पार्टी के हिसाब से एजेंडा क्या है वहाँ, लोगों का मुद्दा क्या है? लोगों के मुद्दे की बात करें तो पूर्वी का जैसे मुद्दा क्या है? पूर्वी में जो है 86 बस्ती का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है। और जब रघुवर दास थे मुख्यमंत्री रहते हुए, उससे पहले भी वो विधायक रहे, वहाँ पर लोगों से वादा किया कि उस पर काम करेंगे, 86 बस्ती को मालिकाना हक दिलाएंगे, क्योंकि वो टाटा स्टील का पूरी तरह से एरिया है और 86 बस्ती टाटा स्टील के अंतर्गत आती है, तो उनको मालिकाना हक दिलाने का मुद्दा जो है सबसे बड़ा, मतलब 2000 से जब से वो चला आ रहा है, वो चल रहा है लगातार। हाँ, वो लगातार पश्चिमी में क्या मुद्दा? पश्चिमी में ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है, वही सड़क, नाली, गली, फ्लाईओवर का मुद्दा, जाम की परेशानी जो है, तो इस बार जो है वो बन्ना गुप्ता ने फ्लाईओवर की नींव भी रख दी है, वहां से बन रहा है, लेकिन परेशानी जो जाम की है वो बनी हुई है, वो लगातार बनी हुई है। मेनली लड़ाई तो वहां पर सरयू और बन्ना के बीच में देखने को मिलती है। जनता कम बोलते, लेकिन ये 2 जो प्रमुख चेहरे वहां पर रहे, विधायक दोनों रह चुके हैं, उस क्षेत्र के मंत्री हैं, वो ज्यादा बोलते हुए नजर आते हैं क्षेत्र में। जी, अब मैं बता रहा हूँ कि उस सीटों पर समीकरण क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रही हैं, जमशेदपुर पूर्वी है, ये रघुवर दास का बहुत ही मजबूत जमीन, बहुत मजबूत पकड़ वाली जगह, जो अभी राज्यपाल हैं उड़ीसा के। इसमें 2019 का ये चुनाव सरयू राय निर्दलीय जो चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास चुनाव हार गए, तो इसने पूरे झारखंड की राजनीति में एक सियासी तूफान लाई, क्योंकि एक ऐसा है। अब यही सरयू राय पश्चिमी चले गए हैं बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। जदयू से अलायंस है, एनडीए में है जदयू के टिकट से सरयू राय जा रहे हैं। पहले वो भाजपा में जाना चाहते थे या भाजपा जाना चाहती थी, वो बातें अब अलग हो गई, क्योंकि रघुवर दास को उन्होंने हराया था पिछला चुनाव, तो एक बड़ा खटास था भाजपा के अंदर उनको लेकर के, क्योंकि एक चेहरा ही जब उस तरह से डैमेज हुआ पिछले चुनाव में, तो भाजपा के खिलाफ एक अलग किस्म की हवा भी हो गई। अब इस सीट पर उड़ीसा के राज्यपाल की बहू पूर्णिमा दास जी उतरी हैं, और
ये सीट इसलिए ही महत्वपूर्ण हो गया है, अहम हो रहा है कि एक नया चेहरा रघुआ जी के परिवार से है, और सीट चूंकि एक बार ये भाजपा खो चुकी है तो थोड़ा डर रहता है। और इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अजय, कांग्रेस के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ा नाम, दिल्ली में अच्छी पैठ है, केंद्रीय नेतृत्व से उनके अच्छे, तो एक वो चुनाव उनका है। तो लड़ाई तो यहाँ पर अपने आप में टफ है, और एक दो जो बागी खड़े हो गए भाजपा इसको मनाना हाँ, बागी जो है वो खड़े हो गए वो असरदार कितना असरदार होंगे, क्या होंगे, वो कितना वोट काट पाएंगे। एक्चुअली तो वोट काटने, लेकिन कांग्रेस वोट काटने के आश्रय पर चल नहीं सकती है। कांग्रेस को अपना करना दिखाना होगा कि अब उसके पास अपना क्या वोट बैंक है पूर्वी में, क्या कि वोट कोई काट ले किसी का और उससे आप सोचेंगे कि हमारे पक्ष में रिजल्ट हवा बन जाएगी, ऐसा बहुत उमन होता नहीं है। और उस खास करके जब वो रघुवर दास के लिए इतनी मजबूत पकड़ वाली सीट है, तो अभी चूंकि खिलाड़ी जो सरजू राय थे बन्ना के से भिड़ने चले गए वहां, तो बन्ना के लिए भी ये सीट फ्लक्चुएटेड रही है, मतलब बदलती रही है। ये सीट पर कोई फिक्स्ड पैटर्न चलता नहीं है। देखिए जैसे 2005 में सरजू राय थे, 2009 में बन्ना गुप्ता है, 2014 में सरजू राय, फिर 2019 में बन्ना। सरजू राय की दरअसल सीट यही थी जो उनके पॉलिटिकल कैरियर का सीट पश्चिमी था, शुरुआत उन्होंने यहीं ये पिछले बार इसलिए चले गए कि राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ था, गुस्से में थे, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया। ये सीट दोनों के लिए साख वाली सीट है, बन्ना गुप्ता सरजू, और पूरी जो उधर का जो पूरा जो लोह नगरी का जो तापमान अभी बढ़ा हुआ है, उसके धमन भट्टी राजनीति की जो जल रही है बहुत तेजी से, उसमें इस सीट ने बड़ा ही तापमान बढ़ाया है, पूरा जो कोल्हान का इलाका है। अब सरजू राय को भाजपा का साथ है, तो देखना होगा कि भाजपा कितने मन मिजाज से उनके साथ है। हाँ, बड़ा सवाल ये है कि भाजपा मन मिजाज से साथ है कि नहीं। सरजू राय कितना उनका विश्वास फिर जीत चुके, क्योंकि भाजपा घाव खाई हुई इसी सरजू राय से, तो भाजपा को अपना जमीनी आधार क्या है, एक ही हो गया। बन्ना गुप्ता के अंदर अभी जैसा समीर भाई कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर, वो विधायकों के साथ चलता है। जो भी विधायक सिटिंग है उसके लिए एक पहला प्रॉब्लम एंटी इनकम्बेंसी का होता है, शिकायत करता उसके सामने बहुत होते हैं, शिकायत करने वाले उसके सामने बड़ी फौज होती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो एक बन्ना गुप्ता के साथ ये है, सरकार में मंत्री हैं, और इनकी लड़ाई और इनकी तलखियां चूंकि अब विधानसभा भी जाती हैं, देखती होंगी, तो विधानसभा से ही शुरू होती है किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ पड़े हुए, तो बहुत ही है। और इसमें लड़ाई बहुत जबरदस्त है, पश्चिमी में लड़ाई जबरदस्त है, अच्छी खासी लड़ाई है। और अब देखें इसके राजनीतिक और सियासी कहानी क्या लिखता है। 23 नवंबर को अभी हम जान पाएंगे। धन्यवाद आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आप आए और आपने न्यूज रूम में जितने लोग थे उनके मन में जो सवाल थे उनका आपने जवाब भी आपने बड़े आराम से दिया। हर बाउंसर को आपने हुक मारा है, फिर खेल लिया। अब बारी उन नेताओं की है जो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। उन 683 लोगों के भाग्य का फैसला कल जो है ईवीएम में लॉक हो जाएगा। और आप लोगों ने देख लिया कि राजनीति का तापमान कितना चढ़ा हुआ है। अभी न्यूज रूम में भी उसी तरह से तापमान चढ़ा हुआ था, बाहर के तापमान का अंदाजा लगा लीजिए। सवालों से पसीने भी आ रहे हैं। तो अब एक यहाँ ये आज के न्यूज रूम से लाइव तो ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप सबसे अपील करते हैं, हम झारखंड की जनता से अपील ये करते हैं कि कल जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वहाँ आप मतदाता हैं, आप ज़रूर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मतदान अवश्य करें। अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनें, उनके बैकग्राउंड को देख लें और बहुत कुछ सोच समझ के अपना फैसला करें और तब जाके ईवीएम पे एक बटन दबाएं। किसी लालच में नहीं पड़ना है। जैसा कि आरोप लगता रहा है कि नेता और पार्टियां लालच देती हैं, तो आप उन लालच में न पड़ें। आप अपने प्रत्याशी को अब खुद से जज करें और उनको वोट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, पहला चरण अभी शुरू हो रहा है, इसके बाद और चरण आएगा, उसमें फिर एक बार आनंद जी आएंगे हमारे साथ न्यूज़ रूम में। आपके हर सवाल का जवाब फिर से मिलेगा। और जनता से भी आग्रह है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, इस चरण के चुनाव से लेके अगले दूसरे चरण में 38 सीटें होनी है, उस सीटों को लेके, उस चुनाव को लेके अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखें। फेसबुक पे भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसका जवाब आनंद मोहन जी देंगे। धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।